स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बफर सॉल्यूशंस को और उनके एप्लीकेशंस को। बफर सॉल्यूशंस, a buffer solution is the one which maintains its pH fairly constant even upon the addition of a small acid or a small amount of base. स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस अगर हम कम क्वांटिटी के अंदर डाल भी देते हैं तो उसकी पीएच चेंज में ओवरऑल कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आता। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, ये इवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होती हैं। इनकी फर्दर एप्लीकेशंस हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बफर सॉल्यूशन की ये खासियत होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये पीएच के अंदर चेंज रेजिस्ट करता है केमिकली, और वो केमिकली कैसे करता है वो डिस्कस करने से पहले हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि बफर सॉल्यूशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशंस की दो टाइप्स होती हैं, एक एसिडिक बफर्स होते हैं और एक बेसिक बफर्स होते हैं। एसिडिक बफर से मुराद ये कि बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम होगा। बेसिक बफर से मुराद ये है कि जो बफर सॉल्यूशन होगा उसका जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। स्टूडेंट, एक वीक एसिड अपने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एक एसिडिक बफर बनाता है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इज़ द एग्जांपल, और इसका पीएच 7 से कम होता है। बिल्कुल इसी तरह बेसिक बफर है। बेसिक बफर भी एक वीक बेस और उसके सॉल्ट के साथ होते हैं, दैट इज़ विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, दीज आर कॉल्ड एज बेसिक बफर। फॉर एग्जाम्पल वीक बेस है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, और उसकी सॉल्ट जो है वो अमोनियम क्लोराइड के साथ है, दैट इज़ अ सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि क्लोराइड प्रेजेंट है, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्लोराइड आयंस जनरेट करेगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड है एंड अ सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर ये एसीटेट आयंस जनरेट करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दैट इज एसिड। अब स्टूडेंट्स हम बफर एक्शन डिस्कस करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं बाय टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ कॉमन बफर सिस्टम जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन एसिटिक एसिड के अंदर और सोडियम एसीटेट के अंदर, और इसी को हम आगे फर्दर एग्जांपल्स में लेकर भी चल रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट प्रिवेलेंट होता है ना बफर के अंदर, उसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड लेते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो एसीटेट आयंस जनरेट हो जाते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स के जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से ये होता है कि उसकी आयनाइजेशन बहुत थोड़े लेवल पे हो रही होती है। अब हमने क्योंकि बफर बनाना है तो हम उसका सॉल्ट डाल देंगे विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम एसीटेट हमने डाला, सोडियम एसीटेट ने डिसोसिएट किया तो एसीटेट आयन बनाया और सोडियम आयन जनरेट किए। अब ये जो आयन है एसीटेट आयन, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें ये केमिकली ये जज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि कैसे पीएच मेंटेन रहता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम थोड़ी अमाउंट में HCl डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, और थोड़ी अमाउंट में बेस डाल रहे हैं तो क्या केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कॉमन आयन इफेक्ट प्रिवेलेंट होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जो आपका एसिटिक एसिड होता है ना उसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बफर के अंदर HCl की थोड़ी अमाउंट डाल दूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट करेगा, H पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा, हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, क्लोराइड आयंस बनाएगा। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि जो एसिटिक एसिड है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, अब होगा ये क्योंकि मैंने HCl डाल दिया तो HCl के अंदर कॉमन आयन प्रेजेंट है हमारे पास प्रोटॉन का, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लगेगी जब मैंने HCl डाल दिया। अब जब वो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो होना तो ये चाहिए कि एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए, एसिडिक हो जाए सोल्यूशन, लेकिन ये नहीं होता। होता ये है कि हाइड्रोजन आयंस एसीटेट आयंस की डिसोसिएशन को सप्रेस करने लगते हैं, यानी कि एसीटेट आयंस के साथ हाइड्रोजन आयंस मिलके एसिटिक एसिड बनाने लगते हैं, यानी कि जो HCl मैंने जिस अमाउंट में डाला है उसके इफेक्ट को सप्रेस करते हैं। दोबारा एसिड जनरेट होगा तो पीएच पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा इस चेंज का। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम एडिशन ऑफ NaOH को डिस्कस कर सकते हैं। एडिशन ऑफ NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये डिसोसिएट होगी वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट करेगी। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि
CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि जब मैंने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिए तो कैसे उस इफेक्ट को नलीफाई किया जाएगा कि ये हाइड्रोक्सिल आयंस जो जनरेट किए हैं डिसोसिएशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ने, ये कंबाइन करेंगे प्रोटॉन्स से और वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे। एज अ रिजल्ट जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। बफर इस तरह से एक्ट करता है केमिकली। स्टूडेंट्स आप पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बफर सिस्टम का, ये हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। एज्यूमिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू दैट ऑफ सॉल्ट एंड ओरिजिनल कंसंट्रेशन एज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पीएच कैन बी कैलकुलेटेड। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस की है वही सॉल्ट की है और ओरिजिनल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर होती है, यानी कि हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में तमाम कंसंट्रेशंस इक्वल हैं। उस बेस पे हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स पीएच कैलकुलेट हम ऐसे भी कर सकते हैं हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के थ्रू, जिसको हम आगे प्रैक्टिकली डिस्कस भी करेंगे एक न्यूमेरिकल के अंदर। हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन जो है वो ये कहती है कि पीएच उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं और पीओएच कैलकुलेट कर सकते हैं। वीक एसिड और वीक बेस के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं।